दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, DFCCIL के लिए स्पेशल हमने 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है और आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। 2 वीडियो दोस्तों आपको पहले प्रोवाइड करवा चुके हैं, यानी आज की इस वीडियो सहित आपको 75 क्वेश्चन मिल जाएंगे और एग्ज़ाम से पहले 25 और देंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो ज़रूर देखें और आज की इस वीडियो के सभी 25 क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखना। यकीन दिलाता हूं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप भी ये मान जाएंगे कि हाँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लायक क्वेश्चन है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी कैटेगरी बी में निम्न में से कौन सा मटेरियल नहीं आता है। साथियों, इंसुलेटिंग कैटेगरी में सबसे पहले तो आप उनके टेम्परेचर का ज़रूर ध्यान रखें। एक क्वेश्चन अचालकों की टेबल से संबंधित आ सकता है, जैसे YAEB FHC, इन सब का 90, 105, 120, 130 इस तरह से 250 तक की टेम्परेचर जाता है प्रत्येक कैटेगरी का। तो सभी कैटेगरीज़ का पर्टिकुलर टेम्परेचर आप ज़रूर याद रखें और उसके बाद उसमें इंक्लूड जो सामग्री है उसके बारे में ध्यान रखें। दोस्तों, अचालक वर्ग बी जो होता है इसका टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो अचालक में इसमें सामग्रियाँ आती है वो है अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास। लेदरवुड पेपर बी कैटेगरी में नहीं आता, ये कैटेगरी नंबर ई में आता है, ध्यान रखें। तो डी उत्तर हमारा सही रहेगा। लेदरवुड पेपर जो है वो अचालक वर्ग बी में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि A इंटू ए की बार का मान कितना होता है। दोस्तों, इस सवाल में एक नहीं, आपको मैं 2-3 सवाल करवा देना चाहूँगा एक साथ ही। याद रखें कि A इंटू ए की बार अगर करते हैं ना तो इसका उत्तर हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा, ये फिक्स है। कितना आएगा दोस्तों? हमेशा 0 आएगा। ए उत्तर हो जाएगा। कैसे आएगा 0? देखो मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि A का मान अगर हम 1 मानते हैं तो A की बार का जो मान होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी 1 इंटू 0 करना है और 1 इंटू 0 का मान जो है वो कितना आता है? 0 आता है। अगर हम ये नहीं मानते हैं और हम ये मानते हैं कि A का मान 0 है तो A की बार का मान कितना होगा? 1। 0 इंटू 1 करोगे तब भी उत्तर कितना आएगा? 0। यानी ये उत्तर कन्फर्म हो गया कि A इंटू ए की बार जब भी आती है तो उत्तर हमेशा 0 आता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, A प्लस ए की बार अगर आती है, क्या A प्लस ए की बार अगर आती है तो इसका जो आपका मान आता है वो हमेशा 1 आता है। कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे? मान लीजिए कि A का मान अगर हम 1 मानते हैं तो A की बार का मान 0 हो जाएगा। 1 और 0 को जब जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आएगा? 1। अगर हम इसको रिवर्स करके देखें, यानी A का मान 0 माने तो A की बार 1 हो जाएगी और 0 प्लस 1 करेंगे तब भी उत्तर कितना आएगा? 1। यानी इन दोनों का याद रखो कि A इंटू ए की बार अगर आप कर रहे हो तब तो उत्तर आएगा 0 और A प्लस ए की बार आप कर रहे हो तब उत्तर आएगा 1। अभी हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन रहेगा वो A सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बैंड विड्थ जो होती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। देखो भाई, जब ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इसमें क्या आएगा, क्योंकि वाट जो है वो शक्ति का है, वोल्टेज जो है वो वोल्ट का है और एम्पीयर जो है वो करंट का है, राइट। तो फिर बैंड विड्थ के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचा और वो है डेसिबल। ठीक है, ए उत्तर सही हो जाएगा। डीबी में होगा, डेसिबल में होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऐसा एक एम्पलीफायर है जो हाफ वेव रेक्टिफायर की भांति काम करता है। हाफ वेव का मतलब होता है कि जिसमें केवल आधे चक्कर में ही संचालन हो।
हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब यही तो है, आधे चक्कर में संचालन हो। आधे चक्कर में संचालन बोले या 180 डिग्री में बोले, तो हम सब जानते हैं कि क्लास बी एम्पलीफायर जो होता है उसमें 180 डिग्री के बाद धारा का चालन शुरू होता है। सो क्लास बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स कौन सा होता है। तो लीकेज फ्लक्स क्या है एक्चुअल में दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है उसमें 3 फ्लक्स होते हैं, टोटल ध्यान रखना। एक वो फ्लक्स होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से जुड़ता है, जैसा ए ऑप्शन है, और इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है। एक वो फ्लक्स होता है जो केवल प्राइमरी से लिंक होता है, और एक वो फ्लक्स होता है जो केवल सेकेंडरी से लिंक होता है। तो इनका जो अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, फ्लक्स होता है, वो इनका लीकेज फ्लक्स कहलाता है। यानी जो केवल प्राइमरी से जुड़ता है वो प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स, जो केवल सेकेंडरी से जुड़ता है वो सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स होता है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से जुड़ने वाला म्यूचुअल फ्लक्स, जबकि या तो केवल प्राइमरी और या केवल सेकेंडरी से जुड़ता है वो लीकेज फ्लक्स होता है। सो दैट हमारा ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और रोटर में इंड्यूस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। मोटर की स्लिप बताइए कितनी है। ठीक है, देखो रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या था, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से स्लिप कैलकुलेट करते समय क्या करेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का भाग देंगे 10/50, और स्लिप को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई और करेंगे। इसका मतलब उत्तर कितना आएगा, 20%। स्लिप कितनी है, 20% है। डी उत्तर सही हो जाएगा। वैसे भी याद रखो कि अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना, तो रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप की आधी होती है। 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है स्लिप 20% ही है। नेक्स्ट हमारा सवाल है डीसी समांतर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही नहीं है। 4 फॉर्मूले दिए। कुल शक्ति PT बराबर P1 प्लस P2, टोटल करंट बराबर I1 प्लस I2 होता है, कुल चालकता G1 प्लस G2 होती है, वोल्टेज V1 प्लस V2 होती है, एंड रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है। तो देखो केवल जो आपका फॉर्मूला इसमें सही रहेगा वो है, सॉरी सही नहीं रहेगा वो है आपका चौथा और पांचवा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो टोटल वोल्टेज सबके बराबर होती है, यानी V1 V2 V3 सब बराबर होते हैं। और जो रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। राइट, यानी 3 सही है और 2 सही नहीं है आपके। ठीक है ना, तो कौन से सही नहीं हुए, 4 और 5 सही नहीं हुए, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। क्योंकि वोल्टेज देखो बराबर होती है, वोल्टेज नहीं जोड़ी जाती और रेजिस्टेंस ऐसे नहीं जुड़ता है ना। तो इसका जो अपना आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी आएगा। 4 और 5 नंबर ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि 5 रंगों पट्टी वाले प्रतिरोधक में तीसरी पट्टी किसे संकेत करती है। यानी प्रतिरोधकों का जो कलर कोड होता है उसमें 4 बैंड भी हो सकते हैं, 5 बैंड भी हो सकते हैं और 6 बैंड भी हो सकते हैं। राइट, देखो जब 4 बैंड होता है ना तब तो होता है कि फर्स्ट जो है वो फर्स्ट डिजिट को, सेकंड जो है वो सेकंड डिजिट को, थर्ड जो है वो मल्टीप्लायर को, और चौथा जो है वो टॉलरेंस को दर्शाता है। लेकिन यदि पट्टी 5 या 6 हो तब पहला पहले डिजिट को, दूसरा दूसरे डिजिट को और तीसरा तीसरे डिजिट को संकेत करता है। इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। लेकिन इसमें बाकी यार क्या करते होंगे, तो जो टॉलरेंस है उसके लिए 5वां पट्टी रहता है, मल्टीप्लायर होता है चौथा पट्टी, और छठा जो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी तापमान गुणांक को संकेत करता है। तो 5 या 6 रंगों वाली अगर पट्टी आ जाती है तो उसमें तीसरा जो है वो तीसरे डिजिट को ही दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक मीटर से हमें तीव्र रिस्पॉन्स चाहिए, यानी वो जल्दी हमें रिजल्ट दे दे, तो उसमें डैम्पिंग का मान कैसा होना चाहिए। तो उसमें क्रिटिकल डैम्पिंग होनी चाहिए, यानी लेवल वाली डैम्पिंग होनी चाहिए ताकि तुरंत रुक जाए। अगर अंडर डैम्पिंग होगा तब भी सही नहीं काम करेगा, ओवर डैम्पिंग होगा तब भी सही काम नहीं करेगा।
अगला सवाल है कि यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों का प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम और 20 ओम हो तो इनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो। रेजिस्टेंस का रेशियो आ रहा है 1:4। तो अब इनके एरिया का रेशियो निकालो। एरिया का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस के रेशियो का जस्ट अपोजिट होता है। प्रतिरोध का अनुपात 1:4 आया, क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होगा। तो फिर इनकी त्रिज्या यानी रेडियस या फिर डायामीटर का रेशियो अगर आप निकालते हैं तो वो 2:1 आएगा हमेशा। क्षेत्रफल का जो उसके रेशियो में निकालते हैं, अगर कि डाया 2 गुना होता है तो एरिया जो है वो 4 गुना हो जाता है। उत्तर अपना जो है इसका डी हो जाएगा, 2:1 रहेगा। ठीक है, यानी जिसका रेजिस्टेंस कम है ना, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका अपन ये कहेंगे कि डायामीटर जो है वो एक तरह से कम है क्योंकि वो पतले तार का है। ठीक है, तो त्रिज्याओं का अनुपात जो है इनका क्या हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का अनुपात 1:4 आया तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हो जाएगा, इसलिए त्रिज्याओं का अनुपात कितना आएगा, 2:1 आएगा। डी उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कि कूलेंट के रूप में जो सोल्यूबल ऑयल काम में लेते हैं उसमें ऑयल और वाटर का रेशियो लगभग कितना होना चाहिए, तो 1:20 होता है। ठीक है, यानी 1 मात्रा तेल की है तो 20 मात्रा उसमें जल की होती है। कूलेंट के रूप में काम में लेना है अगर तो। नेक्स्ट हमें सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन सा रक्षण प्रणालियों का अभिलक्षण नहीं है, यानी जो प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, प्रोटेक्शन यूनिट जो होती है उनकी विशेषता तीव्र प्रचालन वाली होनी चाहिए यानी गति, चयनात्मकता यानी उनको हम सेलेक्ट कर सकें, सेंसिटिव यानी वो सुगराई होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स यानी कठिन वो होनी चाहिए, जटिल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। डी उत्तर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं होनी चाहिए, जटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है कि घरेलू जो डोमेस्टिक लोड होता है उसका मांग गुणक कितना होता है, तो उसका डिमांड फैक्टर 100% होता है। ठीक है, मांग गुणक के लिए ध्यान रखना और इसका रेशियो भी याद रखना, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और नेक्स्ट हमारा है कि सिंकिंग फंड मेथड क्या है, तो ये जो डेप्रिसिएशन ज्ञात करने की एक विधि है, इसके साथ 2 विधियाँ और भी होती है जिसमें से एक को बोलते हैं डायमेंशनिंग यानी बैलेंसिंग फंड मेथड और एक को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। कुल मिलाकर 3 विधियाँ होती है किसी भी प्लांट का डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए। मूल्य ह्रास ज्ञात करने की विधि है ये। ए उत्तर सही करेंगे, मूल्य ह्रास ज्ञात करने की विधि है। अगला सवाल है कि क्राउलिंग किससे संबंधित प्रक्रिया है, तो नो डाउट ये तो बहुत सिंपल है, 3 फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित होती है। और इंडक्शन मोटर का अपनी सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर चलना क्राउलिंग कहलाता है। निम्न में से कौन सी रिले केवल ट्रांसफार्मर में लगेगी और कहीं नहीं लगती, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बकोल्ज रिले होती है। गैस प्रचालित रिले मानते हैं, ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर में ही लगती है और केवल ट्रांसफार्मर में ही लगती है। जैसे अर्थ फॉल्ट, ओवरकरंट, अंडर वोल्टेज है तो ये मोटरों में भी होती है, सर्किट ब्रेकरों में भी होती है, लेकिन बकोल्ज रिले एकमात्र ऐसी है जो केवल ट्रांसफार्मर में होती है। अगला सवाल है 1 मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है, 20 मिली एम्पीयर धारा पर वो FSD देता है। यदि इसे एक वोल्ट मीटर की भांति उपयोग किया जाए तो किस वोल्टेज पर FSD देगा। देखो VM का मान पूछा है, RM और IM दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 100 ओम है और 20 मिली एम्पीयर की धारा है, कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 2 वोल्ट। यानी अगर इसे वो एक वोल्ट मीटर की तरह यूज करें तो ये 2 वोल्ट नापने में सक्षम है। नेक्स्ट हमारा सवाल है बाइनरी संख्या 0.1101 का डेसिमल तुल्यांक कितना आएगा। देखो वैसे तो इस ऑप्शन को अगर आप देखते हैं ना तो आपको 50-50 लाइफलाइन मिल गई, क्योंकि भिन्नात्मक दशमलव का भिन्नात्मक बाइनरी और भिन्नात्मक बाइनरी का भिन्नात्मक डेसिमल ही आएगा। यानी उत्तर या तो ए आएगा या डी आएगा, बी और सी तो आएगा ही नहीं। और इसके लिए आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था, दी गई बाइनरी को 2-2 से मल्टीप्लाई किया करो और जो भी हासिल आता है उसको कैरी कर दो और उस कैरी को जो है अपन
आगे लेकर जाते हैं और सीधा मान में लिखते हैं तो उत्तर आ जाता है। जैसे 1101 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी संख्या कितनी आएगी, ये संख्या अपनी आएगी 0.2202। तो 0 जो है अपना कैरी हो गया, ठीक है। सॉरी, बाइनरी को बदल रहे हैं ना, ये डेसिमल में करते समय 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अभी तो आपको क्या करना है कि ये जो इससे पॉइंट से आप लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं तो आपको क्या करना होता है, 2 की पावर -1 2 की पावर -2 से इनको मल्टीप्लाई करना होता है। और इसके लिए इनकी वैल्यू फिक्स होती है 0.50, 0.25, 0.125 और 0.0625। इनसे इन चारों को मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो जो 0 के सामने है उसको छोड़ दिया करो, बाकी सभी को जोड़ दो। यानी 0.50, 0.25 और 0.0625 को आपको जोड़ना है। उत्तर आ जाएगा 0.8125। कैलकुलेशन करके मिलान करना। और नहीं समझ आए तो मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी थ्योरी की क्लास लगाई हुई है, आप वहाँ से इसे देख करके और समझ सकते हैं। अगला सवाल मैंने पूछा कि एसी मशीन में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री 1080 डिग्री है, 24 स्लॉट है, पोल पिच का मान बताओ। देखो, पोल पिच के लिए होता है कि नंबर ऑफ़ स्लॉट नंबर ऑफ़ पोल। अब यहाँ पर पोल अपने को दिया नहीं, स्लॉट तो दे रखा है। पोल के लिए फॉर्मूला क्या है कि 180 इंटू पोल अगर अपन करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री आती है। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी है, 1080। 1080 में 180 का भाग दो, ठीक है ना, उत्तर आएगा 6 पोल का भाग दे दो तो पोल पिच आ जाएगी आपकी 4। यानी पहले हमें 180 इंटू पोल वाले फॉर्मूले से टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री रखते हुए पोल कैलकुलेट करने और फिर उस पोल का स्लॉट में भाग देना है, उत्तर आ जाएगा। कुल मिलाकर के हमें 2 काम करने थे, ये ध्यान रखो। अगला सवाल है 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध और 2 वोल्ट प्रति सेल वाले 4 सेल समांतर में है, भार प्रतिरोध के किस मान पर अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होगी। देखो, लोड प्रतिरोध और सोर्स प्रतिरोध जब बराबर होते हैं तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है, ध्यान रखना। 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध है प्रत्येक सेल का और 4 सेल समांतर में जुड़े हुए हैं तो इनका टोटल रेजिस्टेंस 0.5 ओम आएगा। समांतर में प्रतिरोध घटता है ना, इसलिए लोड प्रतिरोध का मान अगर 0.5 ओम होगा तो ये मैक्सिमम पावर दे पाएगा। 100 वोल्ट और 200 वाट रेटिंग के लैंप को 60 वोल्ट सप्लाई देंगे तो शक्ति कंजप्शन कितना आएगा। पहले इसका आर निकाल दो V²/P से, फिर पावर बराबर V²/R करना। तो वोल्टेज तो यहाँ पर आपको 60 वोल्ट रखनी है और रेजिस्टेंस जो ये आएगा वो रखना है आपको। कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर आएगा 72 वाट, ठीक है। कितना आएगा, 72 वाट। V²/P करना है ना, तो 100 × 100/200 और इसका उत्तर जब आप देखते हैं तो 50 ओम आएगा। अब ये 50 ओम रेजिस्टेंस यहाँ रख देना, यानी 60 × 60/50 करना है, 72 वाट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फेराड प्रति मीटर किसकी इकाई है, तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी की है। रिलेटिव परमिटिविटी का मान इकाई होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी का मान भी इकाई है और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो होती है वो हेनरी प्रति मीटर में होती है, ठीक है। परमिटिविटी फेराड प्रति मीटर में, परमेबिलिटी हेनरी प्रति मीटर में होती है। 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो जूल प्रति कूलाम को ही 1 वोल्ट बोलते हैं। और वह तापमान जिस पर एक फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट बन जाता है उसको क्यूरी पॉइंट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ज़रूर पढ़ना। जब किसी वाहन को बंद किया जाता है तो बैटरी को एक चार्ज दिया जाता है, ऐसे में उसको बेंच चार्ज कहा जाता है। बंद अवस्था में, यानी व्हीकल बंद है और अब उसको चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, तो इसको बेंच चार्ज कहा जाता है, ठीक है। ये उत्तर से हो जाएगा। फ्लोट चार्ज जो होता है वो रुक रुक कर होता है, यानी लोड को सप्लाई दे दी, चार्ज हो गया, लोड को सप्लाई दे दी। ट्रिकल चार्ज के बारे में हम सब जानते ही है। बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।